हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम बात करेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में, जो कि हमारा एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का डिसऑर्डर है। इसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। सो शुरू करते हैं। सो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं, उसकी हम सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। So definition है myocardial infarction is defined as the necrosis of heart muscles resulting from ischemia due to lack of blood supply caused by partial or complete blockage of coronary artery causing heart cell to die. So सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इन्फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। जो हमारा मतलब होता है टिश्यू डेथ ड्यू टू इनएडुकेट ब्लड सप्लाई। जब हमारे टिश्यूज़ को प्रॉपर या फिर सप्लाई बंद हो जाती है बिल्कुल ब्लड की, तो वहाँ उसकी थोड़े टाइम पर डेथ हो जाती है, क्योंकि उसके अमाउंट में न्यूट्रिशन और मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो वो डेथ हो जाती है। तो उसे हम इन्फ्रैक्शन बोलते हैं। सो हमारी डेफिनेशन क्या है? नेक्रोसिस ऑफ हार्ट मसल्स, जो हमारी हार्ट की मसल्स है उनका नेक्रोसिस होने लगता है। किसकी वजह से? इश्चीमिया की वजह से। और इश्चीमिया किसकी वजह से होता है? ब्लड सप्लाई के बंद होने या फिर ब्लॉक हो जाने के कारण। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी। एक तो ये हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, और ये हमारी एक क्रोनिक डिसीज़ है जो लॉन्ग टाइम भी चल सकती है, और ये ट्रांसमिट नहीं होती पर्सन टू पर्सन। बहुत सारे मिथ होते हैं कि मतलब ये ट्रांसमिट होती है, जैसे कैंसर का भी मिथ है, लेकिन ये ट्रांसमिट नहीं होती है। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी, मतलब इसकी कॉजेज़ क्या है, क्या कैसे होती है, कारण क्या है कि ये होती है। सो सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टरियोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म, अनीमिया, हाइपोक्सिया, सीवियर स्ट्रेस, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, स्मोकिंग, कॉन्स्ट्रिक्शन और नैरोइंग ऑफ आर्टरी, हेमरेज। सो एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टरियोस्क्लेरोसिस में हमारा नैरो हो जाती है जो ब्लड वेसल्स होती है। कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म में जो हमारा एम्बोलिज्म फॉर्मेशन हो जाता है। एनीमिया आपको पता ही है, अमाउंट कम हो जाता है जब एचपी का। एंड इसका हाइपोक्सिया, ब्लड में ऑक्सीजन का कम होना, स्ट्रेस लेना, और जो हमारी जितनी भी हार्ट की कोरोनरी आर्टरी से मतलब प्रॉब्लम है उन सब से भी हो सकता है। स्मोकिंग इसका एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। बहुत ज़्यादा हेमरेज, जो मतलब ब्लीडिंग हो जाए बहुत ज़्यादा सीवियर, उससे भी हमारा हार्ट अटैक हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में हम बात करके दो तरह के होते हैं, नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल होते हैं जैसे जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे एज हुआ, जेनेटिक हुआ, जेंडर, फैमिली हिस्ट्री एंड मेनोपॉज। इसके बाद हम बात करते हैं मॉडिफाइबल, जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, स्मोकिंग, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, मेलाइटस, स्ट्रेस और यूज़ ऑफ कोकेन। तो ये हमारे रिस्क फैक्टर है। मतलब अगर पेशेंट कोई कोई पर्सन स्मोकिंग करता है या ओबीस है या हाइपरटेंशन का है, तो उनको चांसेस है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के। तो अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के इसकी, मतलब कैसे फैलता, मतलब कैसे कैसे होता है, मतलब इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले एटियोलॉजी फैक्टर्स, मतलब जैसे एटियोलॉजी बताया था, आर्टरियोस्क्लेरोसिस हुआ, एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, सीएडी हुआ। तो अगर ये है पेशेंट को ईटियोलॉजिकल फैक्टर अगर ये प्रेजेंट है, तो उससे क्या होगा? इस्कीमिया होगा इन मायोकार्डियल लेयर ऑफ हार्ट। जो हार्ट की मसल्स वाली लेयर है मायोकार्डियल, उसमें इस्कीमिया होगा। जो हमारे क्या करे, इस्कीमिया हुआ तो वहाँ पे टिश्यू की डेथ होगी। अगर डेथ होगी तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी मसल्स, तो उससे डिसरिथमिया होगा, और जो हमारी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है वो कम होगी। मतलब उससे क्या होगा, मतलब जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगे। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगे तो हार्ट वर्क नहीं करेगा प्रॉपर। अगर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो ब्लड की सप्लाई भी कम होगी, तो उससे हमारा अटैक होता है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगर ये हुआ तो इसके साइन एंड सिम्टम क्या क्या है। एक तो हमारा चेस्ट पेन होगा सबसे मेन, जो कि हमारा जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है पेन की, वो है क्रशिंग सबस्टर्नल पेन। ऐसा लगता है जैसे कुछ क्रश हो रहा है, क्रश उस टाइप का पेन, जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर होता है।
और ये मोस्टली मॉर्निंग में होता है। जो हमारा एमआई होता है वो मोस्टली मॉर्निंग में आया है। मोस्ट ऑफ द केसेस मॉर्निंग में हुए हैं इसके वर्ल्ड वाइड। तो ये 2 से 4 AM के बीच होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट 4, ये हमारा 30 मिनट और उससे ज़्यादा के लिए अटैक आता है। जो हमारा पेन होता है वो 30 मिनट से ज़्यादा रहता है। और इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है हाइपोटेंशन या फिर हाइपरटेंशन होगा, ब्रैडीकार्डिया, टैकीकार्डिया कुछ भी हो सकता है, सीवियर एंजाइटी होगी, डायफोरेसिस होगा मतलब स्वेटिंग होगी, डिस्निया होगा, फेंटिंग एंड वीकनेस मतलब डिस्निया मतलब डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग में, और मतलब वो गिर भी सकता है पेशेंट, अनरिलीव्ड बाय एंटीजी। ये हमारा मतलब पेन की बात हो रही है। जो हमारा पेन है वो एंटीजी या रेस्ट से नहीं रिलीव होगा। तो एंटीजी का होता है, एंटीजी होता है नाइट्रोग्लिसरीन, जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है एंजाइना पेक्टोरिस की। इस ये हमारा पेन जो है ओपोइड मतलब मोर्फिन सल्फेट से रिड्यूस होगा। तो ये मतलब एक तरह से पेन की कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब अगर ये वाला एम आई है तो ये पेन जो है रेस्ट या एंटीजी से नहीं होगा ठीक। ये डायफोरेसिस होगा, डिसओरिएंटेशन होगा, कन्फ्यूजन होगा, रेस्टलेसनेस होगा, नोज़िया वोमिटिंग भी हो सकता है, एंड एपिगैस्ट्रिक और एब्डोमिनल डिस्ट्रेस हो सकता है, और एक्सट्रीम फेटिग बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी। पेशेंट को चक्कर आएगा, वर्टिगो, फेंटिंग एंड बहुत ज़्यादा सीवियर वीकनेस फील करेगा वो, क्योंकि प्रॉपर ब्लड में ब्लड की सप्लाई ही नहीं हो रही है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। तो मतलब कैसे कैसे फाइन कर सकते हैं अगर एमआई हुआ है। तो हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, बीपी, पल्स रेट, मीन आर्टरी प्रेशर, हार्ट रेट रिदम। फिर है ईसीजी करेंगे हम। एस ईसीजी में क्या क्या देखना है, एसटी एलिवेशन मिलेगा, टी वेव इन्वर्जन मिलेगा, क्यू वेव हमारी चेंज हो जाएगी परमानेंट। ब्लड टेस्ट कर सकते हैं हम, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, कार्डियक एंजाइम टेस्ट होते हैं जो आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे। कार्डियक एंजाइम्स होते हैं, उनकी वैल्यू चेक कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेंट्रिकुलोग्राफी कर सकते हैं, और कार्डियक की हम सीटी और एमआरआई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट है MONE, मोना। तो सबसे पहले हमें क्या देना है, मोर्फिन सल्फेट, जो हमारा पेन को रिलीव करेगा, क्योंकि इसमें एंटीजी काम नहीं करेगा इस पेन में। इसके ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीजन थेरेपी, हमें पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देना है, क्योंकि प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो सप्लाई नहीं होगी ऑक्सीजन की। फिर हमें नाइट एंटीजी देना है, क्योंकि एंटीजी जो है हमारा वो डायरेक्ट करती है वेन को और इंक्रीज करती है ब्लड फ्लो को। ए से हमारा एस्प्रिन। तो एस्प्रिन क्या करता है, वो हमारे क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। जो हमारे प्लेटलेट रहती है वो एग्रीगेट ना हो, एक जगह डिपॉजिट ना हो। इसके बाद है मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट है हमारा, पहले हम देखते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन क्या क्या है। तो इसमें आता है पहले सीपीआर देना है पेशेंट को, इंटर एओर्टिक बैलून पंपिंग, ये हमारे प्रोसीजर है एक तरह से। इसमें क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो हमारे मतलब एक्यूट कार्डियक फेलियर में दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन के बारे में। तो फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन में आता है सबसे पहले अनाल, जैसे क्योंकि पेन हो रहा है तो उसके लिए हम देंगे मॉर्फिन सल्फेट, जो हमारा क्या करेगा, कंट्रोल करेगा पेन को, रिड्यूस करेगा मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को। उसके बाद हम देंगे एंटीप्लेटलेट्स, जो हमारे एग्रीगेशन से प्रिवेंट करेगा। फिर हम देंगे एंटीकोगुलेंट, जो हमारे ब्लड को क्लॉट से प्रिवेंट करेगा। फिर देंगे हम एंटी डिसरिथमिक्स ड्रग्स देंगे, जो हमारे वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया से उसको प्रिवेंट करेंगे। फिर हम देखें बीटा अड्रेनेर्जिक ब्लॉकर, जो हमारे बीटा ब्लॉकर होते हैं, मतलब वो ब्लॉक करते हैं जिससे हमारा डिक्रीज होगा ऑक्सीजन डिमांड्स। फिर हम करेंगे यूज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो हमारे ब्लड वेसल को डायलेट करेंगे, ब्लड की सप्लाई इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। फिर हम देंगे डाययूरेटिक्स, जो हमारे एडिमा को कंट्रोल करेगी। फिर हम इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करना है, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होगी और उसको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन और इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिल रहा है। तो हम उस पेशेंट को मतलब जो भी जिस आईवी थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं।
फिर हम देंगे इनोट्रोपिक एजेंट जो हमारे हार्ट के पंपिंग एक्शन को इंक्रीज करेंगे। फिर हम देंगे नाइट्रेट्स जो हमारे ब्लड वेसल को डायलेट करेंगे, कोरोनरी आर्टरी की ब्लड सप्लाई इंक्रीज करेंगे। फिर हम देंगे सैलिसाइलेट्स जो हमारे प्लेटलेट्स को प्रिवेंट करेगी एग्रीगेशन से। और थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट जो हमारे अगर कोई थ्रोम्बस है तो उसको हम ब्रेक करेंगे और मतलब और प्रिवेंट करेंगे और थ्रोम्बस ना बने। अब हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले कोरोनरी एंजियोप्लास्टी एंड स्टंटिंग, जिसे हम परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन है ये। तो इसमें हमारा एक कैथेटर होता है जो हमारे आर्टरी में डाला जाता है फीमोरल आर्टरी के थ्रू। फिर इसमें एक बैलून होता है जहाँ पे मतलब अगर जहाँ पे ब्लॉकेज है वो बैलून वहाँ पे इन्फ्लेट कर दिया जाता है और उसको ब्रेक कर दिया जाता है। एक है CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। फिर इसके बाद है PTCA परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें पेशेंट के वाइटल्स मॉनिटर करने हैं, पेन चेक करना है, मेडिकेशन देनी है पेन के लिए, फिजिकल असेसमेंट करना है, एनजाइटी एंड फियर को भी रिलीव करना है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करके ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करनी है, कार्डियक हेल्थ एंड सेल्फ केयर के लिए प्रमोट करना है, पेशेंट को बताना है सेल्फ केयर के बारे में, हेल्थ एजुकेशन देनी है फैमिली एंड पेशेंट को, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करनी है, बेड रेस्ट देना है पेशेंट को, एंकरेज करना है कि वो मैक्सिमम बेड रेस्ट करें, इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है और मॉर्फिन सल्फेट देना है जैसे डॉक्टर ने बताया है, NTG भी देना है, नाइट्रोग्लिसरिन आई भी देना है वो, और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो अवॉइड करे अल्कोहल एंड कोफीन को। अब अगर MI हुआ है तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है। एक तो हमारा डिसएमिया होगा, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म होगा और कार्डियोजेनिक शॉक होगा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा MI के बारे में सब कुछ। सो इफ़ you like this video, then share and subscribe to my channel. Thank you.